प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया था ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एग्जांपल देखो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फर्स्ट पिगमेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। एनसीईआरटी के एक टेबल बना हुआ है, देखो एक बॉक्स, उसमें सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं, है ना। तो पिगमेंट्स में याद रखना आपको कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन। Carotenoids and anthocyanins, these are pigments, means they provide color. Okay, तो पिगमेंट जैसे पता है हमें क्लोरोफिल भी होता है, वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ पे पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन, मींस दे प्रोवाइड कलर। कैरोटीनॉइड्स आप देखोगे तो ये ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर। जैसे कैरोट देखा आपने, गाजर, उसमें जो कलर है ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स है। गाजर का जो रंग है ना कैरोट का, दैट इज ड्यू टू दिस पिगमेंट, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स। एंथोसायनिन जो है दैट प्रोवाइड पर्पल कलर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे मैं थोड़ा थोड़ा सा और आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि आपको पता रहे कौन सी चीज क्या है। तो ये पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा एंथोसायनिन। नेक्स्ट इज एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, देखो दीज आर बेसिक कंपाउंड। जैसे एसिडिक कंपाउंड होता है वैसे ये बेसिक कंपाउंड है। बेसिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, तो उस कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन लगा होता है, इन्हीं को बोलते हैं एल्केलॉइड्स। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन, ये 12th एनसीईआरटी में। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 12th सिलेबस, मतलब ये नीट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मॉर्फिन 12th एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो मॉर्फिन इज व्हाट, देखो मॉर्फिन और कोडीन दोनों एक प्लांट से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, और उस प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। प्लांट नेम इज पेपेवर सोमनिफेरम इज द प्लांट। ये इसका साइंटिफिक नेम है प्लांट का। कॉमन नेम इज पॉपी प्लांट। कॉमन नेम इज पॉपी प्लांट। क्लियर। तो इस प्लांट से मॉर्फिन एंड कोडीन ऑब्टेन करते हैं हम लोग। क्लियर। और ये 12th एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस करेंगे तो उसमें एक सब टॉपिक है ड्रग्स, तो ड्रग्स में आएगा मॉर्फिन एंड कोडीन। तो मॉर्फिन का जो है बहुत मेडिसिनल यूज करते हैं हम लोग। जैसे कोई सीवियर बर्न पेशेंट है, जल गया हो, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है, उस समय जो नॉर्मल एनाल्जेसिक और पेन किलर है जैसे डिस्प्रीन है या कॉम्बीफ्लेम है, या आपने नाम सुना होगा सॉल्ट का एसिलोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, बहुत सारे ट्रेड नेम से आता है मार्केट में, उनसे दर्द ठीक नहीं होता। क्लियर। तो जो भी बर्न पेशेंट है उसके केस में हम लोग मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं उन पेशेंट को। क्लियर। तो सीवियर बर्न पेशेंट में यूज्ड एज एनाल्जेसिक कौन, मॉर्फिन। क्लियर। अब आते हैं कोडीन पे।
जो कोडीन है ये माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, मतलब बहुत कम दर्द में इसको आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम इसको पेन किलर जैसा यूज नहीं करते। तो कहाँ यूज करते हैं, तो हम कफ सिरप में यूज करते हैं कोडीन को। 2 केसेस में डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कफ सिरप जिसमें कोडीन हो। एक तो पेशेंट को खांसी आते हुए जब खांसता है वो, तो उस समय उसको माइल्ड चेस्ट पेन हो रहा हो, खांसते वक्त दर्द होता हो छाती में, तो उस केस में कोडीन वाला कफ सिरप डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। या दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई बच्चा हो, ठीक है ना, और बच्चा है वो रात भर खांसता रहेगा, तो रात भर सोएगा नहीं, तो रात भर सोएगा नहीं तो मम्मी पापा को भी रात भर सोने नहीं देगा। तो सुबह में उसको तो कोई काम नहीं है, लेकिन पापा को ऑफिस जाना है कि नहीं, और मम्मी को घर के काम करने हैं, अगर हाउसवाइफ है तो, अगर मम्मी भी वर्किंग है तो मम्मी को भी काम करने जाना है। तो उस केस में कोडीन इसलिए देते हैं कि ये इट कॉजेज सिडेशन, नींद या सुस्ती जिसको कहते हैं ना, तो उसको लाने में हेल्प करेगा। तो अच्छी नींद आती है बच्चे को, उतना ज़्यादा डोज नहीं रहता जिससे कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो। गुड यूज में हम यूज करते हैं, उसको नींद आती है। और कोई भी आदमी अगर आप देखो रेस्ट करता है तो जल्दी रिकवरी होती है, ठीक है ना। तो 2 केसेस में कोडीन हम लोग यूज करते हैं कफ सिरप में। कफ सिरप यूज करते हो 2 केसेस में, या तो चेस्ट पेन हो रहा हो पेशेंट को, या कोई चाइल्ड पेशेंट हो, उस केस में जनरली कोडीन के कफ सिरप दिए जाते हैं। लेकिन इसका काफी मिसयूज होता है। जो भी नशा करने वाले लोग हैं वो क्या है, मस्त बियर, विस्की, रम ये सब नहीं मिला कहीं भी, तो दवा की दुकान तो हर जगह अवेलेबल है, वहां से गए, कोरेक्स के नाम से पहले आता था ये, तो चलो भैया एक कोरेक्स दे दो, जो भी 60, 70, 80 रुपए का आया उसको पूरा खोला, पूरा पी गए, अब मस्त उनको मजा आ रहा है, अपना चले गए। तो इस तरह से मिसयूज किया जाता था कोडीन को। तब से अब बैन किया गया है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इस कफ सिरप को नहीं ले सकते जिसमें कोडीन मिला हुआ होगा। क्लियर। तो ये सारे यूजेज हैं। तो लिखो मॉर्फिन का यूज लिखो, यूजेज ऑफ मॉर्फिन। तो यूज ऑफ मॉर्फिन में लिखना, मॉर्फिन इज यूज्ड एज, ये मॉर्फिन का है, ठीक है ना, यूज्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इज ए मेडिकल टर्म या केमिकल टर्म, यू कैन से। पेन किलर नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं आम आदमी की भाषा में, यूज्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इज बेसिकली पेन किलर, यूज्ड एज एनाल्जेसिक इन severe burn patient एंड ऑल्सो हम इसको यूज करते हैं, मान लो कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है, किसी तरह की सर्जरी हुई है उसकी, सपोज अपेंडिसाइटिस हुआ था, उसका अपेंडेक्टोमी किया, अपेंडिक्स हमने रिमूव किया, या किसी तरह का गॉल ब्लैडर रिमूव किया, और कोई भी और भी सर्जरी, किसी भी तरह का ट्यूमर रिमूव किया गया, तो उस केस में भी हम मॉर्फिन के इंजेक्शन देते हैं उन पेशेंट को। तो सीवियर बर्न पेशेंट एंड पेशेंट्स अंडरगॉन सर्जरी। क्लियर। तो सर्जरी के बाद, सर्जरी तो हम लोकल एस्थीसिया में करते हैं, उसको एनेस्थेटाइज करके सुन करके पेशेंट को, उसके बाद जब वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं लग रहा है, दीवार को भी तोड़ना पड़ जाएगा। अब तो नहीं आएंगे, इतने ही लोग हैं, तो सारे लोग आ गए, आप वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ सारे लोग आते हैं, कुछ ना कोई घर से तो नहीं देख रहा अभी वीडियो। ठीक है ना। तो ये इसका यूज हो गया। कोडीन के यूज में आप लिख लेना, कोडीन इज माइल्ड एनाल्जेसिक, मॉर्फिन जैसा नहीं है ये माइल्ड एनाल्जेसिक है। दैट्स वाई यूज्ड इन कफ सिरप, यूज्ड इन कफ सिरप। और 2 केसेस में
पेशेंट हैविंग चेस्ट पेन, तो कफ विथ चेस्ट पेन हो रहा है उस समय, और चाइल्ड पेशेंट में यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी है ये, तो 12th एनसीईआरटी में भी है और क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में 2-3 बार आया हुआ है, जब एआईपीएमटी के नाम से होता था एग्जाम, तो ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो नेक्स्ट है इधर वाला रब करें। उसके बाद देखो कुछ टॉक्सिन्स हैं, इसमें 2 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। वन इज एब्रिन एंड सेकेंड इज राइसिन। ये दोनों टॉक्सिन्स हैं। एब्रिन आप जो टॉक्सिन है वो मिलता है प्लांट से, उसके सीड से। तो एब्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ रोजरी पी प्लांट। एक रोजरी पी प्लांट होता है, वहां से उसके सीड में ये टॉक्सिन प्रेजेंट होगा। एंड राइसिन इज प्रेजेंट इन सीड्स ऑफ कैस्टर ऑयल प्लांट। तो ये 2 टॉक्सिन्स आपको यहां मिल जाएंगे, दोनों प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद ड्रग्स है। ड्रग्स में विनब्लास्टीन एंड कर्क्यूमिन, 2 एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, विनब्लास्टीन एंड कर्क्यूमिन। विनब्लास्टीन और इसी का भाई है विनक्रिस्टीन, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो इसको भी लिख लेते हैं। चलो, तो विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन ये दोनों ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम प्लांट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट कैथारैंथस रोजियस। कैथारैंथस रोजियस, क्लियर? हिंदी बोलते हैं सदाबहार, हमेशा फूल आते रहते हैं इसके, ठीक है ना? आपने देखा भी होगा, हर जगह मिल जाएगा, छोटे छोटे व्हाइट कलर के, पर्पल, पिंक, हर तरह के फूल होते हैं इसमें। कैथारैंथस रोजियस, हिंदी में इट इज कॉल्ड एज सदाबहार। आई थिंक महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सदाफूली। सुना है कोई वर्ड आपने? आई थिंक इट इज सदाफूली। तो सदाबहार या सदाफूली इसका नाम है हिंदी में। तो उसी से ये दोनों ड्रग्स मिलते हैं, विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टिन, एंड दीज आर एंटी कैंसर ड्रग्स। दीज आर एंटी कैंसर। आप नीचे जहां लिखे वहां लिखना, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं। दीज आर एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग है ये, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं इनको हम। और बेसिकली फॉर ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर,
तो ब्लड कैंसर में इसको यूज करते हैं इनको। तो दीज आर एंटी कैंसर ड्रग, यहीं पे यूज लिख लेना। और बेसिकली किस तरह का कैंसर, तो ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको कर दूं रब। देखो, करक्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिक, हल्दी। Curcumin is obtained from turmeric, that is haldi, and it is antiseptic. गांव में बहुत यूज करते हैं, हल्दी को लगाते हैं जहां भी चोट वोट लगा हुआ, कोई जख्म हुआ है। तो एंटीसेप्टिक मीन्स प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ड्रग्स हो गए। उसके बाद है इसेंशियल ऑयल, इसमें है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल है एंड इट इज यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट। जैसे लिक्विड आते हैं ना आजकल, गुड नाइट, ऑल आउट, इन सब में भी यूज करते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट, ऑल्सो फॉर एरोमा, सेंट के लिए। तो एरोमा, फॉर एरोमा इट इज यूज्ड इन सेंट, और यू कैन से डिओड्रेंट और परफ्यूम। तो यूज्ड एज इंसेक्ट रिपेलेंट, देन यूज्ड फॉर एरोमा। एरोमा मीन्स सुगंध, कोई भी सेंट। तो इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो इस तरह से कुछ इसके यूज है। इसेंशियल ऑयल लिख लेना इसको। एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स आर कंपाउंड, और बेसिकली these are organic compound, organic compounds having isoprene unit, मतलब इनमें आइसोप्रीन लगा होता है। आइसोप्रीन क्या है, C5H8, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जरूर लगा होगा, इसके साथ कोई भी एडिशनल ग्रुप लगा हो सकता है। तो जिन कंपाउंड्स में आइसोप्रीन यूनिट लगी हो, आइसोप्रीन यूनिट्स, उनको बोलते हैं टर्पिनोइड्स। C5H8 इज आइसोप्रीन। तो ये ऐसा लगा होगा, इसके साथ एडिशनल ग्रुप भी कोई अटैच होगा। वो कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइसोप्रीन यूनिट जरूर होगी, उसके साथ एडिशनल ग्रुप अटैच होगा। एग्जाम्पल एल्डिहाइड वाला CHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो CHO ऐड हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल बताया मैंने, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं इसके साथ अटैच, लेकिन ये यूनिट जरूर होगी उसमें। NCERT ने 2 एग्जाम्पल दिया है।
फर्स्ट इज मोनोटर्पिन, एंड सेकेंड इज डाइटर्पिन। मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, इसमें क्या होता है? मोनोटर्पिन का एग्जांपल है कैम्फर, देखा है आपने? कपूर, पूजा वूजा करते हैं तो जलाते हैं ना व्हाइट कलर का, तो दैट इज कैम्फर। कैम्फर में आपको मिलेगा मोनोटर्पिन। मोनोटर्पिन इज प्रेजेंट इन कैम्फर, और डाइटर्पिन इज प्रेजेंट इन, एक है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज विटामिन ए। तो विटामिन ए का जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें डाइटर्पिन भी है, ठीक है, उसके साथ और ग्रुप लगे हुए हैं। और दूसरा होता है रेटिनल। रेटिनल इज व्हाट? इट इज एल्डिहाइड, इट इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए में जब CHO लगा देते हैं तो वो बन जाता है रेटिनल। होता क्या एक्चुअली, देखो आपने आई में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, फोटो रिसेप्टर्स सुना है? बोलो कौन कौन से होते हैं फोटो रिसेप्टर्स? कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो, अब ऐसा बोलो आवाज ही ना है। बोलो रॉड्स एंड, तो बोलो, डरते बहुत है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूं लेकिन आदमी नहीं खाता। तो रॉड्स एंड कोन्स, क्लियर? दीज आर फोटो रिसेप्टर, और इनके अंदर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होता है, रॉड्स में भी एंड कोन्स में भी, जो आई में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब इतना समझो आप, सपोज रॉड्स के पिगमेंट में बताता हूं आपको, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन इज, इसे बता रहा हूं क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यही बता रहा हूं, डिटेल में बताएंगे आई वाले चैप्टर में। अब रॉड्स एंड कोन क्या है? फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। तो रॉड्स में एक बता रहा हूं आपको रोडोप्सिन, वैसे कोन्स में भी होता है साइनोप्सिन, आइडोप्सिन, इराइथ्रोप्सिन, 3 कलर के लिए इसमें भी पिगमेंट होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो आप, रॉड्स में एक पिगमेंट है रोडोप्सिन, दैट इज ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। ये प्रोटीनिसियस भी होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन भी होता है इसमें। लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है ये, प्रेजेंट इन रॉड्स, रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है इसके 2 कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है रोडोप्सिन। एक का नाम है रेटिनल एंड सेकेंड इज ऑप्सिन। यही रेटिनल डाइटर्पिन यूनिट है, इसमें अब एल्डिहाइड लगा होगा, क्लियर? तो ये हो गया रेटिनल। क्वेश्चन क्या पूछा था नीट में, और ये बाहर था एनसीईआरटी के, मैंने आपको बताया हुआ है 80 से 82 क्वेश्चन, 82 आ जाएंगे एनसीईआरटी से, क्लियर? 7-8 क्वेश्चन बाहर से रहते हैं, उसमें ये बाहर वाला क्वेश्चन था क्या, कि लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो ये तो सबको पता था रोडोप्सिन करता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि रेटिनल और ऑप्सिन में से कौन करता है। तो याद रखना है कौन करेगा? रेटिनल। तो रेटिनल एब्जॉर्ब द लाइट, क्लियर? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ के आप 300 के आसपास नंबर इजीली ला सकते हैं, 300 310 तक। इधर उधर बहुत ज्यादा पढ़ के तब आप, और भी किस्मत भी साथ देगा, तब आप 340 या 360 ला सकते हैं, बहुत टफ काम है। तो एब्जॉर्ब लाइट, रेटिनल। तो इसीलिए हम लोग को पहले 300 पे वर्क करना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हाँ, उसको समझने के लिए जो कंसेप्ट है वो एक्स्ट्रा मैं बताता ही रहता हूँ आपको, या मैं भी बताता चलूंगा कौन इंपॉर्टेंट है कौन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले एनसीईआरटी वाला, तो देखो ये बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो रेटिनल एब्जॉर्ब लाइट, ये याद रखना है। तो ऐसे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका नंबर कम होता है, मैक्सिमम 10 आउट ऑफ 90। 80 जो है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से आएगा, और 80 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 320। तो 320 इज ए गुड मार्क, ठीक है ना, गुड मार्क्स होता है ये। तो इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों मिला दोगे तो वही इतनी मोटी बुक हो जाएगी।
और सारा उस समय सबसे, अभी तो एक टॉपिक का हो रहा है ना, उस समय सबसे आएगा, तो सोचो कितना टफ हो जाएगा। तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़ना है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम इधर उधर की पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। क्लास में जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो सुन लेना है, एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा आता है वो याद रख लेना है, उसको पढ़ना नहीं, उस पर रिसर्च नहीं करना। जो एनसीईआरटी में है या उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज हमें पढ़ना है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे। क्लियर? इधर का रब करिए। नेक्स्ट है लैक्टिन। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था लैक्टिन। लैक्टिन पे, लैक्टिन का एग्जांपल है कौन कैनावैलिन ए इज एग्जांपल ऑफ लैक्टिन। क्लियर? पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिन, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन थे कौन कैनावैलिन, एब्रिन, और दो ऑप्शन और बना लो तो आंसर हो जाएगा कौन कैनावैलिन ए। तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिन, यही क्वेश्चन था नीट 2019 में। देखो एनसीईआरटी के डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन था ये। अब लैक्टिन हो गया, ये क्या है तो ये बस जान लो, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, this is carbohydrate binding protein, it is carbohydrate binding protein is called as lactin, या उसी का एग्जांपल है कौन कैनावैलिन ए। लास्ट में है कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। polymeric substances like gum, रबर, ये भी प्लांट से मिलता है, एंड सेलुलोज, तीनों चीजें, तो गम, रबर एंड सेलुलोज, दीज आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है इन पे। फिर 2020 में, नीट 2020 जब सेकेंड बार भी एक एग्जाम हुआ था, याद है? इस बार सेकेंड बार भी जो बच्चे नहीं दे पाए थे कोरोना की वजह से, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब भी दूसरी बार एग्जाम होता है क्वेश्चन बहुत उल्टे पुल्टे आते हैं, ठीक है ना? तो इस बार क्वेश्चन था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था। क्या था कि निकोटीन, कैफीन, ये क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे लिखा हुआ था, और इनका पर्पस क्या है, प्लांट में क्यों होते हैं? तो देखो उसमें ऑप्शन था ग्रोथ, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्रोथ कराते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्रोथ कराएगा? नहीं बोलो ना, नहीं, प्राइमरी कराता है ना, सेकेंडरी है तो नहीं बोला करो। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना है तो बोलना नहीं है, बोलना है, मास्क में बोल सकते हैं आप। क्लियर? तो मास्क में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने से नहीं होता है कोरोना। तो एक ऑप्शन था ग्रोथ, ग्रोथ में होगा यूज? नहीं। सेकंड था रिप्रोडक्शन, होगा? नहीं, ठीक है। थर्ड था न्यूट्रिशन, नहीं। न्यूट्रिशन के लिए और चीज है ना प्लांट में, वो ऑप्टेन करेगा। अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रोथ तो होगा ही ना, हम खाते क्यों है? न्यूट्रिशन मिलता है फिर ग्रोथ होती है हमारी। तो 3 ऑप्शन कट। चौथा था डिफेंस, तो जो हार्बीवोरस है वो इनको खा ना जाए, टोबैको में इसलिए होता है निकोटीन
और टी या कॉफी में, मेनली कॉफी में कैफीन प्रेजेंट होते हैं, उससे वो हार्बिवोरस खाते हैं, उनको अजीब सा टेस्ट लगता है तो छोड़ के निकल लेते हैं उस प्लांट को। तो दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर डिफेंस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके था, लेकिन अगर आप अपना माइंड उस समय यूज करेंगे तो कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस है, किस उस समय आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप कॉन्फिडेंस में है या आपका कॉन्फिडेंस खत्म है कि मैं अब इस बार डॉक्टर नहीं बनने जा रहा या जा रही, तो उस समय क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा आपको कि कहां से आएगा, कितना भी बाहर पढ़ लो, क्योंकि वो जो टीम होती है पूरे साल पेपर ही बनाते हैं, वो उनको सैलरी गवर्नमेंट पेपर बनाने की ही देती है। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ 4-5 लोगों की टीम बनती है, ऐसे 6-7 टीमें होती हैं जो पूरे साल नीट और IIT जी मेंस के लिए और एडवांस के लिए पेपर्स बनाना ही उनका काम है। तो सोचो जो पूरे साल पेपर बना रहा है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालेगा ही, वो कोई नहीं जान सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ अजीब सा डाल दिया। फीटस सर्कुलेशन के संट नहीं पूछते हैं आज तक। वो जैसे पढ़ा होगा ना, फोरामेन ओवेल चेंज हो जाता है, फोरामेन ओवेल, ये सब नहीं आता, ये यूजलेस चीजें हैं, ये सब नहीं पूछते वो इसी में कुछ घुमा के पूछेंगे आपसे। और जब ऑप्शन आएगा तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। बायो इज फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है लेकिन वफादार है। अगर आपको उसका कंसेप्ट आता है तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बी फॉर बायोलॉजी, बी फॉर बेवफा, ठीक है ना। इट इज ए बेवफा सब्जेक्ट। जो लाइन आप छोड़ते हैं, छोड़ देंगे, या जो चीज आपको नहीं आएगी वहीं से क्वेश्चन आएगा, आप उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरा, बायो बहुत आसान सब्जेक्ट है बट विदाउट ऑप्शन, समझ रहे हो ना। जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ होने लगता है, और जब नीट का ऑप्शन आएगा तो और भी ज्यादा टफ होगा। तो वो इधर उधर की चीजें नहीं पूछते हैं, इजी चीज में ही आपको उलझा के वो आपसे गलत करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन रहता है, तो उस समय आपको सोचना ही पड़ेगा। 10 क्वेश्चन हम आप मेहनत करके 320 तक 330 तक जा सकते हैं। 10-20 जो आगे के 30 नंबर है या 40 नंबर कह लो, वो आपको वहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे वो दिमाग आप लगाओगे वो आपको सोचना है, आपके किस्मत पे डिपेंड करेगा। 320 तक कोई भी ला सकता है, 40 नंबर लक उस समय किस तरह आप सोचते हो, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं नहीं मिला होगा, वो नए तरह के क्वेश्चन होंगे उस एग्जाम में, बायो सब्जेक्ट में। क्लियर। तो उस समय आप कैसा सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपका लक है, आपको लगा अच्छा डिफेंस हो सकता है, आपने टिक मार दिया, किसी को लगा न्यूट्रिशन भी मिल सकता है यार, तो उसने न्यूट्रिशन टिक कर दिया। क्लियर। तो उसका गलत हो गया, किसी का सही हो गया। अब टॉपर जो ऐसा नहीं उसको पूरे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन हाँ वहां पे उसने सोचा है कि हाँ ये हो सकता है, और वही